मेरे शौहर की मरने के बाद जब मैं रात को सोती थी तो ऐसा लगता कि मेरे साथ कोई सो रहा है। अब हर रोज मेरे शौहर मेरे ख्वाब में आते और कहते बस रोना नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन मैं हर सुबह हैरान होती जब बिस्तर के दूसरी तरफ किसी लेटे हुए के निशानात होते। एक दिन राज जानने के लिए मैंने अपने साथ किसी और को लेटने पर मजबूर किया और फिर आधी रात को। मेरा नाम सादिया है। मैं आपको अपनी ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था जिस पर मुझे भी यकीन नहीं आता था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे लिए उसका यकीन करना जरूरी बन गया था। मगर मैं सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। मैं बहुत खूबसूरत हूँ लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी खूबसूरत नहीं थी। मैं अपनी माँ बाप की अकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। एक दिन मैं अपनी दोस्त आयशा के घर बैठी थी। मेरी माँ मुझे सब में ढूंढती फिर रही थी, जैसे मैं कहीं खो गई हूँ। मैं जवान थी लेकिन मेरी माँ मेरी परवाह बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करती थी। वो मेरी दोस्त के घर आई और कहने लगी, तुम यहाँ पर बैठी हो, घर चलो जल्दी, तुम्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आए हैं। और तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रही हूँ लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है। अपना फोन क्यों बंद कर रखा है? तो मैंने कहा, माँ मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई होगी, शायद इसलिए बंद हो गया होगा। मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। तभी मेरी सहेली मेरे साथ चलने लगी। घर जाते ही जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया और चाय की ट्रे हाथ में लेकर लड़के वालों के सामने चली गई। वो लोग तो मुझे देखकर हैरान ही रह गए। उन्होंने कहा कि बहुत ही प्यारी लड़की है, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हम अपने भाई के लिए ऐसी ही लड़की तलाश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इनके माँ बाप नहीं है, यानी मुझे देखने के लिए लड़के की बहनें आई हुई थी। वो 3 बहनें थी और तीनों की ही शादी हुई थी, इसलिए वो अपने छोटे भाई के लिए प्यारी सी लड़की ढूंढ रही हैं। और कहने लगी कि हमारे भाई का घर भी अलग है, ये रिश्ता बहुत अच्छा था, लड़का ज्यादा खूबसूरत नहीं था लेकिन रिश्ते से इनकार करने वाली भी कोई वजह दिखाई नहीं दे रही थी। खैर लड़का इतना भी बुरा नहीं था, बस उसका थोड़ा सा रंग सांवला था। मेरी माँ ने तो इस रिश्ते के लिए फौरन ही हाँ कर दी। इस लड़की की बहनों की यही शर्त थी कि शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि वो तीनों बहनें ही अपने ससुराल में रहती थी और इनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो अपने मायके में भी वक्त गुजार सकें। जिनमें से एक बहन तो शहर से बाहर रहती थी लेकिन अभी अपने भाई के लिए लड़की देखने के लिए कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। मेरी माँ ने कहा कि रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, अकेला घर है, लड़का भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा और अमीर है। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इस लड़के का घर मेरे घर से काफी करीब था। ये बात तो हमें भी पता थी कि इस घर में कोई लड़का है जो अकेला ही रहता है, इसके माँ बाप नहीं है। लेकिन क्योंकि इस घर में कभी कोई औरत नहीं थी इसलिए वहाँ कोई आता चाहता भी नहीं था और हमने कभी ज्यादा मेल मिलाप भी नहीं रखा। मुझे क्या पता था कि इसी घर से मेरे लिए रिश्ता आ जाएगा। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी उसका नाम मोहित था। सुना था कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है काफी अच्छा और मेहनती लड़का है। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं शादी करके अपने ही पड़ोस में चली गई। जब मेरा दिल करता तो मैं अपने मायके चली आती। मेरे शौहर ने कभी मुझ पर रोक टोक नहीं की थी और मेरी तीनों नंदे अपने भाई की शादी करवाने के बाद अपने अपने घरों को लौट कर चली गई थी और वो तीनों ज्यादा अपने मायके आती भी नहीं थी। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी और हर किसी को अपने घर और अपने शौहर के बारे में बहुत खुशी खुशी सबको बताया करती थी। मेरी माँ कहती थी कि सबको नहीं बताते, नजर लग जाती है, क्योंकि ऐसा ऐश आराम और अच्छा शौहर हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता, जिसमें ना कोई सास है, ना ससुर, ना देवर, ना जेठ और ना ही नंदे, बस बड़ा घर और शौहर भी इतना प्यार करने वाला हो जिसकी ख्वाहिश तो हर लड़की करती है। लेकिन मेरे मुंह से तो ये बात ही निकल जाती थी कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश रहती हूँ और मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं शादी के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि शाम को मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। मैंने सोचा कि मोहित मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो मुझे भी इनके लिए आज शाम अपने हाथ से बहुत अच्छा खाना बनाना चाहिए, जबकि मेरे घर का खाना मेरे नौकर बनाते थे। एक बीवी अपने शौहर के लिए आखिरकार कर भी क्या सकती है, या तो अच्छे से तैयार हो जाए या फिर इसके लिए इसकी पसंद का खाना बनाए और इसकी हर बात मान ले। और मैं भी ये सब कुछ करती थी। मैंने अपने शौहर की पसंद का खाना बनाया था। वो घर पर आए और बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि शाम को मैं तुम्हें बहुत अच्छी शॉपिंग करवाऊंगा और कहने लगे कि रात का खाना भी हम लोग बाहर खाएंगे। मैंने इन्हें बताया कि मैंने आपके लिए आपके पसंद का खाना बनाया है, इसलिए हम घर पर ही खाना खा लेते हैं। वो मेरी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और हम लोग खाना खाने बैठ गए। लेकिन खाना खाते ही अचानक ना जाने मोहित को क्या हुआ कि वो एक तरफ को गिर गए। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक कर रहे हैं या फिर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो बेहोश हो चुके थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैंने मोहित को उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो होश में नहीं आए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा
रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने घर की तरफ भागी। मैंने देखा कि मेरे घर पर कोई नहीं था और ताला लगा हुआ था। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की और अपने शौहर को अस्पताल ले गई। जब डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने मुझे अजीब तरीके से देखा। मैंने डॉक्टर को सब कुछ बताया कि मोहित बिल्कुल ठीक थे और हम लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे। पता नहीं इनको अचानक से क्या हो गया और ये बेहोश हो गए। ये कोई नए डॉक्टर थे। उन्होंने मेरी तरफ हैरान होकर देखा। उन्होंने बताया कि वो मेरे शौहर को जानते हैं। कहने लगे कि ये तो मेरे भाई का दोस्त है। मैंने कहा देखे ना जाने मेरे शौहर को क्या हो गया है, प्लीज आप इनको ठीक कर दीजिए। मोहित को अंदर ले गए और मैं काफी परेशान हो गई। मैं बाहर ही बैठी हुई थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर बाहर आए। मैं अचानक ही खड़ी हुई और इनके पास जाकर पूछा कि बताइए डॉक्टर मेरे शौहर को क्या हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके शौहर को हार्ट अटैक आया था और अब इनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। ये सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा अपने शौहर से मिल सकती हैं। वैसे हम ऐसे मरीज से किसी को भी मिलने नहीं देते, लेकिन आपके शौहर मेरे भाई के दोस्त है, इसलिए हम आपको अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे। इनका नाम डॉक्टर जवाद था। वो शायद इस अस्पताल के नए डॉक्टर थे। वो डॉक्टर बहुत ही जवान थे और कम उम्र के भी डॉक्टर थे। मैंने इनको शुक्रिया कहा और मैं अंदर चली गई, लेकिन अंदर गई तो पता चला कि मेरे शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। शायद मैंने देर कर दी। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मेरी हालत बहुत अजीब हो गई थी। मेरे शौहर के कुल के बाद मेरे माँ बाप भी मेरे घर पर ही थे और इसके बाद मैं अपने कमरे में बैठी थी और रो रही थी। रोते रोते ही मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चली गई। जब मेरे शौहर मेरे सपने में आए, उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगे तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह खुश रहो जैसे तुम पहले रहती थी और तुम्हें अपने मायके में रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम वहीं हमारे घर जाकर रहो जहाँ तुम मैं रहा करते थे और हंसी खुशी रहो। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मोहित तुम्हारे बगैर कैसे कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। तुम्हारे बिना कुछ ठीक नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती थी और अभी हमारी शादी को 2 महीने ही तो हुए थे और तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं यहाँ तुम्हारे बिना अकेले कैसे जिंदगी गुजारूंगी। मोहित ने कहा कि किसने कहा मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर गया ही नहीं हूँ। मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन ये याद रखना कि जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए हमारे घर आना पड़ेगा। वहाँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने सपने में अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और कहा मोहित प्लीज मुझे अकेला मत छोड़कर जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अचानक से मेरी आंख खुल गई और देखा कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। मैं अपने सपने को याद करके खूब रोने लगी। काश ये सपना सच होता और मोहित मेरे सामने होते। मेरे शौहर को गुजरे हुए 10 दिन हो गए थे। इस दौरान मेरी दोस्त आयशा भी मुझसे मिलने कई बार आ चुकी थी। बेचारी मेरे पास आकर मुझे तसल्लियां दिया करती और मुझे चुप कराती थी कि इतना नहीं रोते, बस करो, तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। मैं आयशा से गले लगकर खूब रोती थी। मैंने अपने ख्वाब के बारे में सिर्फ आयशा को ही बता रखा था। आयशा ने जब मेरे ख्वाब के बारे में सुना तब उसे मेरे ख्वाब पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि वो ख्वाबों को नहीं मानती थी। लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं भी यही समझती थी कि ये सिर्फ एक ख्वाब ही है जो मेरे परेशान दिमाग ने बनाया है। लेकिन अगर ये सच होता तो कितना अच्छा होता। मैं अपने शौहर से ख्वाब में आखिरी बार मिली थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गले से लगा लिया। मेरे लिए यही काफी था। जब कुछ दिन गुजर गए तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, अपने शौहर के घर में रहना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम वहाँ अकेली कैसे रहोगी। मैंने कहा कि मेरा घर करीब ही तो है, एक गली का भी फासला नहीं है। अगर मुझे कुछ परेशानी हुआ करेगी तो मैं यहाँ पर आ जाया करूंगी, लेकिन मुझे वहीं पर रहना है, मुझे वहीं पर सुकून मिलेगा। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, मगर मेरे अब्बू ने कहा कि अगर इसे इसी तरह खुशी मिलती है तो इसे वहाँ जाने दो। कुछ दिन तक ये नॉर्मल हो जाएगी तो फिर वापस आ जाएगी। इनको यही लगता था कि मैं पागलों की तरह रवैया कर रही हूँ और कुछ दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगी। इनकी इस बात से मैं दुखी हो गई थी। मेरे माँ बाप मेरी हर बात मानते थे और मेरा बहुत ख्याल भी रख रहे थे। उन्होंने मुझे इस घर में रहने की इजाजत दे दी। वैसे भी मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था। मैं रात को अपने कमरे में आई, वही मेरा कमरा था जहाँ मैं और मेरे शौहर रहते थे। मैंने बिस्तर को ऐसे ही सेट किया जैसे रोज रात को सोने से पहले किया करती थी और अपनी जगह पर आकर सो गई। मेरे दिमाग में सिर्फ मोहित के साथ गुजरी हुई यादें घूम रही थी और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जब अचानक ही कमरे में कुछ हुआ, मैं लाइट ऑफ करके लेटी हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे मेरे शौहर की जगह पर कोई आकर लेट गया है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी सांस तेज हो गई और मेरे दिल की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मेरे अंदर
हिम्मत ही नहीं थी कि मैं पलट कर देखती। मैं बहुत ज्यादा डरने लगी थी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो इंसान ये चाहता है कि वो कहीं से भी वापस आ जाए और हम उसको देख सके, लेकिन यह एहसास जिंदगी में इतना खौफनाक होगा मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डरने लगी थी, बल्कि मुझे ये महसूस भी हो रहा था कि बेड पर कोई लेटा है और इसके वजन से बेड नीचे भी झुक गया था। मुझ में पलटने की हिम्मत नहीं हुई और यकीन हो गया कि शायद मेरे शौहर ने जो मुझे ख्वाब में आकर कहा था वो सच था। शायद वो सिर्फ ख्वाब ही नहीं था, वो सचमुच मेरे साथ थे और उस वक्त मेरे पीछे लेटे हुए थे। मोहित इस दुनिया में तो नहीं थे, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये मोहित ही हो सकते हैं। मुझे इनकी सांसों की आवाज और मुझे इनकी खुशबू महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने महसूस किया कि वो मेरे साथ हैं और मैं सो गई। जब उठी तो ये देखकर हैरान रह गई, जिस जगह पर मोहित लेटते थे उस जगह का बिस्तर भी खराब हो चुका था। इसका मतलब कि वो रात को यहाँ पर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और रोज रात को मुझसे मिलने के लिए आया करेंगे, लेकिन सिर्फ अपने घर में ही आएंगे। अगले दिन मैं अपनी माँ की तरफ चली गई। उन्होंने मुझे रात को अपने पास ही रोक लिया क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा कि आज रात जाने की कोई जरूरत नहीं है, आज तुम यहीं पर रुक जाओ। लेकिन आज रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने मायके में आकर मुझे कुछ ख्वाब भी नहीं आया, लेकिन मुझे तो अपने शौहर के साथ रहना था क्योंकि मुझे उनसे बात करनी थी, मुझे इन्हें महसूस करना था। इसलिए मैंने इरादा कर लिया कि मैं अपने शौहर के घर में ही रहूंगी। अगले दिन जिद करके अपने घर चली गई। रात होते ही फिर से मुझे यही एहसास महसूस होने लगा। इस बार तो मुझे अचानक से ऐसी नींद आई कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन जब सुबह उठी तो मेरा दिल बहुत हल्का हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा शौहर मेरे साथ था, जैसे अभी भी वो जिंदा है और इस घर में रहते हैं, जैसे वो वापस काम पर चले गए हों और मुझे अपने सारे काम निपटाने हैं। मेरे शौहर इस दुनिया में नहीं थे पर मेरे साथ जरूर थे और मैं अपनी जिंदगी भी ऐसे ही गुजार रही थी। रोज रात को जब मैं करवट बदल कर सो जाती थी तो मुझे महसूस होता था कि पिछली तरफ कोई लेटा हुआ है। एक दिन मैंने हिम्मत की और सोचा कि आज मैं करवट बदल कर जरूर देखूंगी कि वहाँ मेरा शौहर है या नहीं। लेकिन जब मैंने करवट बदली तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और काफी देर गुजर जाने के बाद भी मुझे कोई हलचल नहीं हुई। इसका मतलब वो नहीं चाहते कि मैं इनको देखूं। मैं सिर्फ मोहित को महसूस कर सकती थी और मेरे लिए इतना ही काफी था और मैं यही कर रही थी। मेरी दोस्त आयशा जब मुझसे मेरे घर मिलने के लिए आई तो उसने मुझसे कहा कि तुम तो पहले से काफी बेहतर लग रही हो, तुमने अपने आप को संभाल लिया है। कहते हैं अल्लाह सब्र दे ही देता है। वैसे भी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या थी और तुम्हारी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए थे। तुम्हें फिर किसी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे पास कोई औलाद भी नहीं है और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। अगर किसी और मोहल्ले में तुम्हारी शादी करवा दी जाए तो वो लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि तुम्हारी पहली शादी हो चुकी है। मैंने आयशा से कहा कि इस तरीके की बातें मुझसे मत करो, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, बस जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। उसने मुझसे कहा कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी, कितना वक्त गुजारोगी अकेले में। इंसान अकेले में अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता और औरत तो कभी अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे रात को बहुत अजीब अजीब तरह के ख्वाब भी आने लगे थे। शायद वही पल मुझे याद आ जाते थे जो मैंने अपने शौहर के साथ गुजारे थे। लेकिन मुझे इतने सुकून की नींद आज तक नहीं आई थी। पता नहीं मुझे इतनी अच्छी नींद कैसे आ जाती थी कि मुझे होश तक नहीं रहता था। कभी कभी तो मुझे महसूस होता था कि मेरे साथ बिस्तर पर मेरे शौहर सो रहे हैं और इसके बाद अचानक से ही मुझे नींद आ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे अपने शौहर की कमी महसूस नहीं होती। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि मेरे शौहर मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे यही बात की थी कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जिस दिन मैं अपनी माँ के घर जाती थी उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो मेरी माँ को भी मेरी फिक्र होने लगी थी क्योंकि मेरी हरकतें ही कुछ अजीब सी हो गई थी। कभी कभी बैठे बैठे मैं मुस्कुराने लगती और कभी अपने शौहर के बारे में सोचकर खुद से ही बातें करने लगती थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, वो भी रात को तुम्हारे अबू भी गुस्सा कर रहे थे, बस अब हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, शादी करने की बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। पहले मैंने आप लोगों की मर्जी के मुताबिक शादी कर ली थी, फिर क्या हो गया मेरे साथ, किस्मत ने ये क्या कर दिया, अब मैं फिर से शादी नहीं करना चाहती। मैंने ये बात ऐसे कही थी जैसे ही मेरा आखिरी फैसला है। माँ भी काफी परेशान हो गई थी और उन्होंने आयशा को कहा कि तुम ही इसको समझाओ, वो भी बार बार मुझसे बात करने के लिए आती थी। एक दिन वो मुझे अपने घर ले गई। उसके घर में फंक्शन हो रहा था, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए थे। तभी मेरी नजर उस डॉक्टर पर पड़ी जिसने मेरे शौहर का इलाज किया। मैंने आयशा से पूछा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। आयशा ने बताया कि ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता था। मैंने कहा कि तुमने कभी इसके बारे में मुझे बताया ही नहीं। उसने बताया कि वो बहुत अमीर है और
दूसरे शहर में रहता है। अब इसकी जॉब यहाँ के अस्पताल में लग गई है, इसलिए अब ये यहीं शिफ्ट हो गया है, इसलिए अब ये मेरे घर भी आता जाता रहता है। मैंने कहा ये वही डॉक्टर है जिसके हाथों में मेरे शौहर ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। आयशा ने मुझे बताया कि उसको पता है कि वो मुझे जानता है और तुम्हारे शौहर को भी जानता है, क्योंकि इसके भाई के साथ तुम्हारे शौहर की दोस्ती थी और ये दोनों एक ही साथ काम किया करते थे। आयशा ने कहा कि शायद मेरी शादी भी इसी के साथ हो जाए, क्योंकि मेरी फैमिली को ये लड़का बहुत पसंद आया है और हमारे रिश्ते की बात चल रही है। हम दोनों एक दूसरे से कभी कभी बात कर लिया करते हैं। मैंने कहा कि मुबारक हो, जल्द ही तुम्हारी इस लड़के से शादी हो जाए। डॉक्टर की बीवी बनना तो बड़ी बात होती है और ये इंसान दिखने में भी काफी हैंडसम था और आदत के भी बहुत अच्छी हैं। इसने कहा कि हाँ, अब देखो क्या होता है आगे। मैं अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश थी। मैं हर वक्त अपने शौहर के बारे में सोचती रहती थी। वक्त जो मैंने अपने शौहर के साथ गुजारा और फिर जो मेरे साथ हुआ, जिस तरह से मोहित अचानक इस दुनिया से चले गए। हम लोग साथ बैठे थे, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। मोहित कह रहे थे मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, आज तुम बहुत खुश हो जाओगी, और वो मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। मुझे नहीं पता था कि मेरे शौहर को दिल का दौरा पड़ा है। उस डॉक्टर ने कहा था कि ये किसी को भी अचानक हो सकता है और जिन लोगों को दिल की परेशानी होती है, जब तक उन्हें पता चलता है तब तक मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। हमारे रिश्ते को नजर लग गई थी। मेरी माँ ठीक कहा करती थी कि अपनी खुशियों के बारे में सबको नहीं बताते, लेकिन मैं तो बताती रहती थी और नजर भी किसी की ऐसी लगी थी कि मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं अपने शौहर का ख्याल दिल से नहीं निकाल सकती थी। मैं हमेशा परेशान रहने लगी, बस यही सोचती रही कि काश मेरे साथ ऐसा न होता, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मेरा दिल बहुत उदास रहने लगा था। आयशा के घर पर एक औरत आई हुई थी जो मुझसे बहुत प्यार से बातें कर रही थी। उन्होंने मुझे मेरे शौहर के बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बता दी। मैंने उनसे पूछा कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो क्या वो दुनिया में वापिस आ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब एक बार जिस्म से रूह निकल जाती है तो वो खुदा के पास चली जाती है। मैंने कहा कि ऐसा भी तो होता है कि मरे हुए लोग वापिस आ जाते हैं। उस औरत ने बताया कि वो मरे हुए लोग नहीं होते, बल्कि इनकी रूह होती है जो आपके दिमाग के साथ खेल खेल रही होती है और आपसे झूठ बोल रही होती है, आपको इस्तेमाल कर रही होती है। मैं इनकी बात सुनकर बहुत डर गई थी। इसका मतलब कि वो मेरे शौहर नहीं, उनकी रूह है जो कि भटक रही है। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बार बार उस औरत की तरफ देखे जा रही थी कि आखिर उन्होंने मुझसे ये क्या बात कह दी। कि इनकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ चुकी थी। मैंने इनके पास जाकर इनको अपने शौहर के ख्वाब आने वाली बात भी बता दी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई वहम हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम इस घर में अकेले रहना छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम अकेली रहोगी तुम्हें ये वहम होता रहेगा। मैंने कहा कि मैं अगर अपने मायके में होती हूँ तो तब तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम इस घर में नहीं रहा करो और इस बात को अपने दिमाग पर सवार मत करो। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा था और जो सपना मैंने देखा था फिर उसका क्या था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने ये सारी बातें अपने दोस्त को बता दी थी। मैंने इससे कहा कि तुम एक रात मेरे साथ इस घर में रहोगी। इसे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने इससे बात की और इससे मना लिया। इसने कहा कि ठीक है, लेकिन हम पूरी रात सोएंगे नहीं और अगर जरा सा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी माँ के घर भाग जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। मैं खुद कौन सा बहादुर हूँ, मुझे भी डर लग रहा है। वो मेरे साथ मेरे घर आ गई और मैंने इससे कहा कि तुम मेरी जगह पर लेट जाना, क्योंकि जैसे ही मैं करवट बदलती हूँ मुझे कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। मैं कमरे की लाइट बंद कर दूंगी और मैं साइड पर खड़ी हो जाऊंगी। तुम मेरी जगह पर लेट जाना, फिर देखते हैं कि क्या होता है। वो बेचारी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि बार बार इनकार किए जा रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि देखो, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकती हूँ। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा। आयशा मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो बेचारी इतनी बहादुर नहीं थी। बस वो सिर्फ अपने डर की वजह से ही मना कर रही थी। फिलहाल मैंने उसको मना लिया और वो मान गई। उसने कहा कि तुम मेरी जान छोड़ भी नहीं सकती। चलो एक काम करते हैं, इस काम के हो जाने के बाद तुम इस घर में अकेली बिल्कुल भी नहीं रहोगी। तुम्हें मुझसे इस बात का वादा करना होगा। यहाँ चाहे जो भी हो, इसके बाद तुम यहाँ पर नहीं रुकोगी और दूसरी शादी भी करोगी। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन अभी तुम मेरी मदद तो कर दो। मैं पर्दे के पीछे छुप गई। मैंने आज कमरे में थोड़ी सी रोशनी ठीक कर दी थी, लेकिन अभी भी कोई ज्यादा रोशनी नहीं लग रही थी। बस इतनी थी कि ठीक से कुछ नजर आता। मेरी दोस्त मेरी जगह पर लेट गई और बिल्कुल वैसी ही जैसे मैं लेट जाती थी। उसका चेहरा मेरी ही तरफ था। मैंने इशारे से कहा कि देखो, मैं ही खड़ी हूँ, तुम्हारे पास, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो शक्ल से बहुत डरी हुई लग रही थी। मैं बेड की तरफ ही देख रही थी। अभी तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि मुझे मेरे शौहर की रूह दिखाई ना दे। लेकिन जिस तरह से वो बिस्तर खराब हो चुका था और बेड पर भी मुझे वजन महसूस होता था, इसका मतलब है कि अगर वहाँ कोई
कोई आता तो मुझे जरूर नजर आता। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। रात के 2 बज गए और मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इस घर में खिड़की से कोई अंदर दाखिल हुआ। वो कोई आदमी था, लेकिन इसका कद मेरे शौहर से ज्यादा लंबा था। और थोड़ी देर के बाद इसके पीछे 3 और आदमी अंदर दाखिल हुए, जिसमें से एक आदमी एक तरफ खड़ा हो गया और जो 2 आदमी पहले दाखिल हुए थे उसने एक रुमाल पर कोई दवाई लगाई और मेरी दोस्त की नाक के करीब जाने लगा, जो आंखें बंद किए हुए लेटी थी। इतने में ही मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो लोग भी चौंक गए और मैंने लाइट ऑन कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा मेरी दोस्त हैरान थी, क्योंकि इस कमरे में जो शख्स खड़ा था वो उसका मंगेतर था, यानी कि वही डॉक्टर जिसके हाथों में मेरे शौहर ने दम तोड़ा था। और उसके साथ 3 और लोग भी थे। मैंने साइड से एक डंडा उठा लिया और मैंने कहा कि आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। मेरी दोस्त भी मेरे पीछे छुप गई। उससे कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये लोग कौन है। उस डॉक्टर ने उन लोगों को वहां से भगा दिया और कहने लगा कि मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को सब कुछ सच बताता हूँ। और डॉक्टर भी बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन मैं इसकी कहानी समझ चुकी थी। मैंने अपने नंबर से अपने अब्बू को कॉल मिला दी, लेकिन इस तरह से कि उसको पता ना चले। थोड़ी देर के बाद वहाँ मेरे अब्बू भी पहुंच गए, क्योंकि मैंने घर के दरवाजे पर लॉक नहीं लगाया था। और मेरी माँ भी आ गई। उन्होंने उस डॉक्टर को पकड़ लिया और एक तरफ बिठा लिया। इसके बाद उसने सारी सच्चाई बता दी, जिसको सुनकर हम सबके होश उड़ गए थे। पहले तो वो कुछ बात नहीं बता रहा था, लेकिन शायद मेरे अब्बू ये बात समझ चुके थे, इसलिए वो बार बार इस पर हाथ उठा रहे थे और वो चुपचाप मार खा रहा था, क्योंकि इसकी गलती थी। और आयशा काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि ये इसका होने वाला शौहर था और इसका यहाँ क्या काम था। जिन लोगों को वो साथ लेकर आया था वो पता नहीं कौन लोग थे, लेकिन उसने उनको टाइम पर ही भगा दिया था और खुद वो हमारे हाथ लग गया था। उसने बताया कि उसे पता था कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं रात को यहाँ पर आ जाता हूँ और इसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया करता था। फिर मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आ जाया करते थे और वो ये समझती थी कि इसके शौहर की रूह आई है, जबकि इसके शौहर की रूह नहीं बल्कि मैं ही होता था। एक दफा उसने देखा भी था तो मैं बेड के पीछे छुप गया था, इसलिए वो पलट कर कभी भी नहीं देखती थी। मेरे अब्बू ने उसी डॉक्टर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि उसको ये सब कुछ कैसे पता चला कि मैं अपने शौहर की रूह के बारे में इस तरह सोचती हूँ। इसको इस बारे में किसने बताया, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ सपने में आया था। जब मैंने उससे ये सवाल किया तो उसने आयशा की तरफ देखा और उसने अपना सर झुका लिया। आयशा ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। तुमने मुझे ये बात बताई तो मैंने उसको भी बता दी, लेकिन मैंने इस तरह से उसको नहीं बताई थी। मैंने तो ये कहा था कि मेरी बेचारी दोस्त बहुत दुखी है, अजीब उसे सपने आते हैं और वो समझती है कि उसके शौहर की रूह रोज रात को इसके पास आती है इससे मिलने के लिए और इसके साथ सो जाती है। मुझे क्या पता था कि ये इतना घटिया इंसान है कि इस बात का फायदा ही उठा लेगा। मैंने तो उसको ये बात ऐसे ही बता दी थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था, मैं खड़े खड़े ही बेहोश हो गई। मेरे अब्बू ने उस डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। आयशा ने इसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए और मैं फिर से अपनी जिंदगी के एक बड़े दुख से निकलकर दूसरे दुख में चली गई थी। ये मेरी गलती थी। मैंने इन सारी चीजों को अपने दिमाग पर सवार किया हुआ था। जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। आयशा ने अपने घर वालों को ये सारी बात बता दी और उस लड़के की पूरी शहर में खूब बेइज्जती हुई। उसकी नौकरी भी चली गई। इसकी जमानत तो हो गई थी, लेकिन अब उसे कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। मैं तो हैरान थी कि वो एक डॉक्टर था और डॉक्टर होकर उसने इतनी घटिया हरकत की। उसने मुझे जिस दिन पहली बार देखा था उसी दिन ये मुझे ऐसा देख रहा था कि जैसे मेरा दीवाना हो गया हो। मैंने अपने शौहर का घर बेच दिया और मैं अपनी माँ के साथ ही रहती हूँ। फिलहाल किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने आप को वक्त देना चाहती हूँ। मैंने सोचा है मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ। घर से बाहर निकलूंगी तो मेरा ध्यान अपने बीते हुए कल की तरफ नहीं जाएगा। ये जमाना कितना बुरा है, किसी की मजबूरी का फायदा उठा लेता है। यहाँ पर तो लोग मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ते। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी हो सकती थी। पता नहीं मुझे किसकी नजर लग गई। क्या किसी ने ये सब कुछ मेरे साथ करवाया था? मेरे लिए दुआएं की थी। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। अब मैं अपने आप को मसरूफ करना चाहती हूँ। फिलहाल तो मैं अभी घर में ही हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे कोई अच्छी जो नौकरी मिल जाएगी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।